के नाम से ही समझ आ रहा है कि पेरिफेरल यानी कि जो पेरिफेरी की जो ब्लड वेसल्स हैं, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज इज अ ब्रॉड टर्म एनकम्पासिंग डिजीज ऑफ द ब्लड वेसल्स आउटसाइड द हार्ट एंड ब्रेन। जो पेरिफेरीज की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जब कोई अक्लूजन, कोई थ्रोम्बोसिस या उनकी नैरोइंग होती है, उसकी वजह से जब ब्लड फ्लो हैम्पर होता है, तब जो डिजीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज। इंटरनल मेडिसिन में पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज प्रीडोमिनेंटली रेफर्स टू पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, जिसे पीएडी बोलते हैं, विच इज कोज्ड मेनली बाय एथेरोस्क्लेरोटिक अक्लूजन ऑफ लिम्ब आर्टरीज स्पेशली इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज। मतलब पेरिफेरीज में हमारे हैंड्स, लेग्स ये होते हैं पेरिफेरी हमारी। जब यहाँ की जो ब्लड वेसल्स है उनमें कोई भी रुकावट होती है, कोई थ्रोम्बस है, कोई एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक की फॉर्मेशन हो रखी है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक कब बनेगा? जब जो है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स या फैट के प्लेक्स, यानी कि जैसे कि इस डायग्राम में शो हो रहे हैं, ये एक नॉर्मल पैसेज था जिसमें से ब्लड इजीली फ्लो कर सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? फैट के प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई है। अब दोनों तरफ से यहाँ प्लेक की फॉर्मेशन हो गई है, तो यहाँ पे क्या होगा? ब्लड को फ्लो करने के लिए कम रास्ता है, यानी कि ब्लड वेसल्स की नैरोइंग हो गई है। आर्टरी नैरोड बाय प्लेक बिल्डअप, तो ये क्या है? एथेरोस्क्लेरोटिक अक्लूजन है। तो ये जब मोस्टली लिम्ब की आर्टरीज का एथेरोस्क्लेरोटिक अक्लूजन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। एपिडेमायोलॉजी की हम बात करें, इसकी जो प्रिवेलेंस है वो मार्केटली इंक्रीज कर रही है आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज के साथ। क्योंकि एज के साथ क्या होता है, कई सारी और बीमारियां पेशेंट्स को हो जाती हैं, और वो बीमारियां क्या करती हैं? वो इन्हेंस करती हैं एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस को। कॉमन इन पेशेंट्स विद डायबिटीज, मेलाइटस, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन एंड डिसलिपिडीमिया। क्योंकि ये सारी कंडीशन क्या करेंगी? एथेरोस्क्लेरोसिस को एक्सेलरेट कर देती हैं। एथेरोस्क्लेरोटिक जो चेंजेस, अगर ब्लड वेसल्स में प्लेक की फॉर्मेशन शुरू हो गई है, तो साथ में अगर पेशेंट को डायबिटीज है या स्मोकिंग करता है, हाइपरटेंशन है, डिसलिपिडीमिया है, तो ये सारी कंडीशंस क्या करेंगी? जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसको एक्सेलरेट कर देंगी। और उसके बाद क्या होगा? एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगा, यानी कि जो ब्लड वेसल्स की इंटरनल लाइनिंग है उसका मेन फंक्शंस क्या है? कि वो इंटैक्ट रहे और जो प्लेक की फॉर्मेशन ना होने दे। यहाँ पे क्या होगा? उसका एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाएगा, मतलब वो अपने फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगी और प्लेक की फॉर्मेशन वहां पे हो जाएगी। और प्लेक की फॉर्मेशन होगी तो आर्टरी नैरो होगी, और क्या होगा? रिड्यूस्ड आर्टीरियल ब्लड फ्लो टू द लिम्स। Many patients are asymptomatic detected only by ABI. मोस्टली क्या होता है? पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जो है, पेशेंट्स को कब पता लगता है? तब उनको सीवियर पेन होता है, जब ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती है। जब सीवियर पेन होता है तब वो डिटेक्ट करते हैं। अदरवाइज किसी किसी को बाय चांस डिटेक्ट होता है बाय एबीआई। एबीआई क्या है? एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। ये क्या है? एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जो कि असेस करता है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज को बाय कंपेयरिंग द ब्लड प्रेशर एट द एंकल विद द ब्लड प्रेशर एट द आर्म पे और एंकल पे जब ब्लड प्रेशर को कंपेयर करेंगे, उस जो है नॉन इन्वेजिव टेस्ट को हम क्या कहते हैं? एबीआई कहते हैं। इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे जब हम इन्वेस्टिगेशंस पढ़ेंगे। तो क्या होता है? मोस्टली पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक रहते हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं आते हैं, मोस्टली डिटेक्ट होते हैं एबीआई के थ्रू। अप टू 60 to 70% ऑफ पीएडी पेशेंट्स हैव को एग्जिस्टिंग सीएडी और सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज। मोस्टली क्या बताया गया है? 60 to 70% पेशेंट्स में क्या होता है? को एग्जिस्टिंग सीएडी भी होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि उनके जो हार्ट को सप्लाई या हार्ट से सप्लाई जाने वाली जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, मेजर आर्टरीज हैं, उनमें भी प्लेक की फॉर्मेशन या एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस चल रहे होते हैं। और साथ में पेरिफेरल जो आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें भी एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस चल रहे होते हैं। तो एपिडेमायोलॉजी में मेन बात क्या है? कि ये ऑन गोइंग एज के साथ ये ज़्यादा बढ़ता है। ज़्यादा क्यों बढ़ता है? क्योंकि को एग्जिस्टिंग और बहुत सारी बीमारियां पेशेंट्स को हो जाती हैं, और वो सारी बीमारियां क्या करेंगी? एक्सेलरेट करती हैं एथेरोस्क्लेरोसिस को। क्यों? क्योंकि वो एंडोथेलियल डिसफंक्शन करती हैं, प्लेक की फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं, और फिर ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। अभी हमने पढ़ लिया कि एथेरोस्क्लेरोटिक
जो कारण है वो मेन होता है। प्रोग्रेसिव लिपिड की डिपोजिशन होगी, प्लेक की फॉर्मेशन होगी, जो ब्लड वेसल्स का ल्यूमिनल है वो नैरोइंग हो जाएगी वहाँ पे, और ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, उसको कम रास्ता मिलेगा ब्लड को फ्लो होने के लिए। नेक्स्ट है कुछ नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक कॉजेज भी होते हैं, जैसे कि थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस, वस्कुलाइटिस, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया, रेडिएशन इंड्यूस्ड आर्टेराइटिस, ट्रोमा, एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस। इन सब को हम देखते हैं। फर्स्ट इज बर्गर्स डिजीज। बर्गर्स डिजीज को बर्गर्स डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट के नेम के पीछे है, नेम्ड आफ्टर लियो बर्गर द फिजिशियन हु फर्स्ट डिस्क्राइब द स्मोकिंग रिलेटेड इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ लिम्ब आर्टरीज, यानी कि जो पेशेंट स्मोक करते हैं, स्मोकिंग का जिनको एडिक्शन है, तो स्मोकिंग इंड्यूस्ड इन्फ्लामेटरी डिजीज है लिम्ब की आर्टरीज का, यानी कि जो स्मोकिंग की वजह से लिम्ब की जो आर्टरीज है उनमें इन्फ्लामेशन होने लग जाएगी। क्या होगा? इन्फ्लामेटरी अक्लूजन होगा स्मॉल और मीडियम आर्टरीज का इन स्मोकर्स, उसकी वजह से रिड्यूस्ड लिम्ब ब्लड फ्लो, देन क्या होगा? पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट इज टकायसु आर्टराइटिस। ये क्या है? नेम्ड आफ्टर डॉक्टर मिकितो टकायसु। ये भी एक साइंटिस्ट के नेम के पीछे है, उन्होंने डिस्क्राइब किया था ये डिजीज को इन पेशेंट्स विद एब्सेंट पल्सेस। जो लार्ज वेसल्स है उनका वस्कुलाइटिस हो जाएगा, उसकी वजह से आर्टीरियल स्टीनोसिस या अक्लूजन होगा। अक्लूजन होगा तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा? इस्चीमिया होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? लिम्ब इस्चीमिया होगा और उससे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होगा। नेक्स्ट इज पोली आर्टराइटिस नोडुसा। पोली का मतलब क्या है? मैनी। आर्टेराइटिस मतलब आर्टरी की इन्फ्लामेशन, आइटिस जहां पे भी होगा वो क्या शो करेगा? इन्फ्लामेशन को शो करेगा। तो पोली आर्टराइटिस यानी कि बहुत सारी आर्टरीज की इन्फ्लामेशन हुई। नोडुसा यानी कि नोडुलर लेजन्स भी हैं आर्टरीज में। तो ये क्या है? नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस ऑफ मीडियम आर्टरीज, और उससे क्या होगा? थ्रोम्बोसिस होगा, इस्चीमिया होगा और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होगी। तो ये यहाँ पे हमने जो मेन नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक कॉजेज देखे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के। नेक्स्ट इज फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। नाम से ही समझ आ रहा है कि फाइब्रस और मस्कुलर टिश्यू की जो एबनॉर्मल ग्रोथ है आर्टीरियल वाल में वो हो जाएगी। जब फाइब्रस और मस्कुलर टिश्यू की एबनॉर्मल ग्रोथ होगी तो नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरी की नैरोइंग होगी। यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस तो नहीं हुआ, क्या हुआ? फाइब्रस और मस्कुलर टिश्यू की एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई, ज़्यादा ग्रोथ हो गई। ज़्यादा ग्रोथ हुई तब भी क्या होगा? आर्टरी का जो पैसेज था वो नैरो हो गया। आर्टरी का पैसेज नैरो होगा तो परफ्यूजन कम हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा? पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज रेडिएशन इंड्यूस्ड आर्टराइटिस। मतलब पोस्ट रेडिएशन जो आर्टरी है उनका फाइब्रोसिस और नैरोइंग हुआ, उससे क्या होगा? लंबे टाइम तक ये चलेगा और क्रोनिक लिम्ब इस्चीमिया रहेगा पेशेंट को, देन पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट इज ट्रोमा। आर्टेरियल इंजरी कॉजिंग थ्रोम्बोसिस और स्कैरिंग। कोई इंजरी हुई है, कोई ट्रोमा हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा? जो आर्टरी है वो इंजर्ड हुई, उसके बाद थ्रोम्बोसिस हुआ या वहाँ पे स्कार की फॉर्मेशन हो गई, उससे क्या होगा? इम्पेयर्ड लिम्ब ब्लड फ्लो, देन पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट इज एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होगा? सडन आर्टेरियल ब्लॉकेज बाय एम्बोलस। एम्बोलस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल पहले हुई ब्लड वेसल के अंदर फैट की डिपोजिशन, जिसे हमने क्या कहा? प्लेक की फॉर्मेशन। जब वो प्लेक बर्स्ट करता है तो उसके कुछ पार्ट्स निकल के बाहर आते हैं जो कि थ्रोम्बस कहलाते हैं। देन थ्रोम्बस का कोई पार्ट क्या हो सकता है? एम्बोलस। और एम्बोलस कुछ भी हो सकता है, कोई कैथेटर का टुकड़ा हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, कोई स्किन का पार्ट हो सकता है या कोई थ्रोम्बस का पार्ट हो सकता है। तो वो क्या हुआ? एम्बोलस हुआ। और वो एम्बोलस जब वो बाहर निकलता है तो क्या होगा? सडन कोई छोटी आर्टरी, बड़ी आर्टरी, जो भी उसका साइज होगा उसके अकॉर्डिंग वो किसी आर्टरी की सडन ब्लॉकेज कर सकता है। अब सडन ब्लॉकेज करेगा तो एकदम से क्या होगा? वहां पे ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। और तो उसके आगे वाला जो जहां पे उसने अक्लूजन किया उससे आगे वाले पार्ट में ब्लड सप्लाई हो ही नहीं पा रही, क्योंकि उसने क्या किया? सडन अक्लूजन कर दिया, रुकावट कर दी। उसके बाद क्या होगा? एक्यूट लिम्ब इस्चीमिया होगा और उसके बाद क्या होगा? पेरिफेरल आर्टरी डिजीज की कैटेगरी में वो आ जाएगा। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस वही प्लेक जब डिसरप्ट करेगा, बर्स्ट करेगा
तब थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होगी। इन सीटू क्लोट फॉर्मेशन विद इन आर्टरीज, आर्टरी के अंदर क्लोट की फॉर्मेशन हो गई, आर्टरी में अक्लूजन हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन हुई और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो गया। तो ये हमने पढ़े थे एथेरोस्क्लेरोटिक और नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक कोजेज। एथेरोस्क्लेरोटिक में हमने पढ़ लिया था कि लिपिड की डिपोजिशन होगी, प्लेक की फॉर्मेशन और ल्यूमिनल नैरोइंग, और नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक कोजेज ये सब हो सकते हैं। नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर्स। तो मेजर रिस्क फैक्टर क्या हैं पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज के? फर्स्ट इज सिगरेट स्मोकिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर इज सिगरेट स्मोकिंग। नेक्स्ट इज डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, एडवांस्ड एज और मेल सेक्स। इसमें क्या लिखा है हमने कि जो सिगरेट स्मोकिंग है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर्स है। क्यों? क्योंकि जो सिगरेट स्मोकिंग है वो क्या करेगा, एंडोथेलियल डैमेज करता है, ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, इन्फ्लामेशन कोज करता है, और जो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस अगर थोड़ा बहुत भी शुरू है तो उसको क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा। तो उसकी वजह से ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर्स है पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज का। और डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से मोस्टली डिजिटल पार्ट और मल्टी लेवल डिजीज, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। अभी तक आपको समझ तो आ ही गया होगा कि पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज कैसे हो रहे हैं। एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग होगी, उसकी वजह से क्या होगा, आर्टरीज का ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा। एट रेस्ट पे क्या होता है, कोलेटरल सर्कुलेशन में मेंटेन द परफ्यूजन। जहाँ पे क्या होता है, जब ब्लड सप्लाई अगर कहीं पे बंद हो गई है तो कोलेट्रल्स डेवलप हो जाते हैं उस पार्ट को परफ्यूजन देने के लिए, उस पार्ट को ब्लड सप्लाई देने के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग हुई है, कोई भी ब्लड वेसल है उसमें कोई भी फैटी प्लेक की फॉर्मेशन हुई, ब्लड वेसल नैरो हो गई, पैसेज नैरो हो गया। नैरो हुआ तो क्या हुआ, आर्टरी में ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, ब्लड फ्लो नहीं हुआ तो वहां पे इस्चीमिया की कंडीशन होगी। अगर पेशेंट रेस्ट पे है तो कोलेट्रल्स डेवलप कर जाएंगे, कोलेट्रल सर्कुलेशन डेवलप कर जाएगी, वो डेवलप होगी तो वो परफ्यूजन को मेंटेन करके रख लेंगे। लेकिन जब एक्सरसाइज की कंडीशन होगी तो वहां पे क्या होगा, कोलेट्रल डेवलप नहीं कर पाएंगे। इनएबिलिटी टू इंक्रीज फ्लो लीडिंग टू इस्चीमिया एंड पेन। एकदम से पेशेंट को क्या होगा, सीवियर पेन होगा, इस्चीमिया होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, क्लोडिकेशन। क्लोडिकेशन किसको कहते हैं, exercise induced cramping pain in the limb muscles due to inadequate blood supply। एकदम से पेशेंट जब एक्सरसाइज कर रहा है तो क्रैम्पिंग पेन होगा लिम्ब की मसल्स में, क्योंकि क्या हुआ है, इस्चीमिया हुआ है, उसकी वजह से एकदम से पेन होगा जो कि रेस्ट करने से रिलीव हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, क्लोडिकेशन। क्लोडिकेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है, जो लैटिन वर्ड क्या है, क्लोडिकेयर, मीनिंग टू लिम्प। एज पेशेंट डेवलप लिम्पिंग, लिम्प करेगा पेशेंट एकदम से, क्योंकि उसको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड इस्चीमिक मसल पेन होगा। तो यहाँ पे इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन हो सकती है पेशेंट को। प्रोग्रेसिव डिजीज, रिड्यूस्ड रेस्टिंग फ्लो, क्रिटिकल लिम्ब इस्चीमिया। पहले तो क्या हुआ, एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग हुई थी भाई, ब्लड फ्लो हो गया कम, ब्लड फ्लो कम हुआ तो इस्चीमिया डेवलप हुआ। रेस्ट पे है पेशेंट तो कोलेट्रल डेवलप करके वहां पे ब्लड सप्लाई को प्रॉपर कर देंगे, वो परफ्यूजन कर देंगे। लेकिन अगर पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है तो क्या होगा, कोलेट्रल डेवलप नहीं कर पाएंगे, डिजीज प्रोग्रेस करता रहेगा। अभी तक तो क्या था, पेशेंट को रेस्ट पे नॉर्मल था पेशेंट, लेकिन जैसे जैसे ये डिजीज प्रोग्रेस करती रहेगी तो उसका रेस्टिंग फ्लो भी कम होता रहेगा और क्रिटिकल लिम्ब इस्चीमिया की कंडीशन में पेशेंट चला जाएगा। तो ये पैथोफिजियोलॉजी थी जो हमने पढ़ा कि कैसे ब्लड सप्लाई हैम्पर होके पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज हुआ। अब हम देखते हैं एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लिनिकल कोरिलेशन। अब हमने पढ़ा पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज यानी कि पेरिफ्री की ब्लड वेसल्स। अब वो ब्लड वेसल्स किसी भी लेवल पे इन्वॉल्व हो सकती हैं, जरूरी तो नहीं कि सारी ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होंगी, कोई भी एक कहीं की भी ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पे जो भी लेवल पे ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होगी उसके क्लिनिकल फीचर्स उसी टाइप के आएंगे। जैसे कि ओर्टो इलियक लेवल पे यहाँ पे क्या होगा, डिजिटल एओर्टा और इलियक आर्टरी इन्वॉल्व होगी, तो बटक या थाई रीजन में क्लोडिकेशन होगी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर मेल पेशेंट है तो हो सकता है। नेक्स्ट इज फिमोरोपोप्लिटियल, जहाँ पे क्या होगा, सुपरफिशियल फिमोरल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट होगी, पोप्लिटियल आर्टरी।
यहाँ पे क्या होगा, काफ मसल्स की क्लोडिकेशन होगी मोस्ट कॉमनली। नेक्स्ट इज इंफ्रापोप्लिटियल टीबियल आर्टरीज, वहाँ पे क्या होगा, फुट इस्चीमिया होगा, अल्सर्स हो सकते हैं, गैंग्रीन हो सकता है, डायबिटीज पेशेंट्स में मोस्टली देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि जिस भी लेवल की आर्टरी इन्वॉल्व होंगी उस लेवल की आर्टरी के इन्वॉल्व होने की वजह से जहाँ जहाँ वो ब्लड सप्लाई कर रही थी वहाँ की ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी और वहाँ के एरिया में जो है हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पेन होगा, क्लोडिकेशन होगी, इस्चीमिया होगा या अल्सर्स या गैंग्रीन हो सकते हैं। अब इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। हमने देखा था कि एसिम्टोमेटिक हो सकता है, मोस्टली जब एबीआई इंडेक्स चेक करवाते हैं तब पेशेंट डिटेक्ट करते हैं। तो एसिम्टोमेटिक में क्या होगा, रिड्यूस्ड एबीआई मिलेगा विदाउट लिम्ब सिम्टम्स, पेशेंट को कोई सिम्टम अभी नहीं आए हैं। इंपॉर्टेंट मार्कर ऑफ सिस्टमिक एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब मोस्टली जब पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक होते हैं, एबीआई रिड्यूस होता है, तो मोस्टली चांसेस रहते हैं कि सिस्टमिक एथेरोस्क्लेरोसिस पेशेंट को हो रहा है। ओनली पेरिफेरी की जो ब्लड वेसल्स है वो इन्वॉल्व नहीं है, सीएडी भी साथ में पेशेंट्स को हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट मार्कर है कि शो करेगा साथ में कहीं एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस सारी की सारी ब्लड वेसल्स में चल रहे हैं। नेक्स्ट इज इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड क्रैम्पिंग पेन इन मसल ग्रुप। इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन अभी हमने पढ़ा। रिप्रोड्यूसिबल, रिलीव्ड बाय रेस्ट विद इन मिनट्स, पेन लोकेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू आर्टीरियल लेवल, हम पढ़ चुके हैं ये सब कि जहाँ का पेन है वो बताएगा कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है, जहाँ भी पेन होगा उसी के लेवल की आर्टरी इन्वॉल्व होगी। क्रिटिकल लिम्ब इस्चीमिया, ये क्या होगा, डिफाइंड एज क्रोनिक, यानी कि ग्रेटर देन 2 वीक से अगर लिम्ब इस्चीमिया है और इस्चीमिक रेस्ट पेन, रेस्ट पे भी इस्चीमिक पेन हो रहा है पेशेंट को, नॉन हीलिंग इस्चीमिक अल्सर्स है या गैंग्रीन की फॉर्मेशन है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, क्रिटिकल लिम्ब इस्चीमिया। क्रिटिकल लिम्ब इस्चीमिया यानी कि क्रोनिक टाइम से चल रही है, रेस्ट पे भी पेन हो रहा है, नॉन हीलिंग अल्सर्स है और गैंग्रीन की फॉर्मेशन है। एक्यूट लिम्ब इस्चीमिया, हमने पढ़ा था एक्यूट लिम्ब इस्चीमिया कब होगा, कब कोई एम्बोलस या थ्रोम्बस एकदम से जाके किसी आर्टरी को अक्लूड कर देगा। सडन रिडक्शन और कंप्लीट सेजेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड फ्लो टू अ लिम्ब, एकदम से जो आर्टरी का ब्लड फ्लो है वो हैम्पर हो गया। यूजुअली कोज्ड बाय आर्टीरियल एम्बोलिज्म इन सीटू थ्रोम्बोसिस और ट्रोमा। इसकी वजह से क्या होगा, एक्यूट टिश्यू हाइपोक्सिया होगा विद रैपिड ऑनसेट ऑफ इस्चीमिक इंजरी, जिसकी वजह से क्लासिकल 6P साइन देखने को मिलते हैं। अब ये 6P याद रखने हैं आपने। 6P में क्या है, पेन, पैलर, पल्सलेसनेस, वहां पे पल्स नहीं होगी, पोइकिलोथर्मिया, इनएबिलिटी ऑफ अ लिम्ब टू रेगुलेट इट्स टेम्परेचर। मोस्टली क्या होता है, हमारी बॉडी जो है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करती है या मेंटेन करके रखती है। अब यहाँ पे क्या होगा, पोइकिलोथर्मिया, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी लिम्ब इन्वॉल्व है वो क्या करेगा, अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाएगा, कोजिंग टू अडॉप्ट एम्बिएंट टेम्परेचर, वो अपना टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रेगुलेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज पैरेस्थेसिया, टिंगलिंग और नमनेस विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस, अंदर से टिंगलिंग या नमनेस की सेंसेशन पेशेंट को होगी, पैरालिसिस हो सकता है। तो ये 6P साइन एक्यूट लिम्ब इस्चीमिया के होते हैं। एब्सेंस ऑफ टाइम फॉर कोलेटरल सर्कुलेशन टू डेवलप, कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप नहीं कर पाएंगे। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स भी आ सकते हैं पेशेंट को, पैरास्थेसिया यानी कि टिंगलिंग और नमनेस, वीकनेस, फुट ड्रॉप, ये क्या इंडिकेट करेंगे कि थ्रेटन्ड लंब वायबिलिटी है, यानी कि कंडीशन ज़्यादा सीरियस है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी पेशेंट को आने लगे हैं। कंसिडर्ड ए लिम्ब एंड लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, रिक्वायर्स इमीडिएट एंटीकोगुलेशन, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, ब्लड क्लॉट होगा, जिसने अक्लूजन किया है तो एंटीकोगुलेशन यानी कि हेपेरिन दे सकते हैं, एंड अर्जेंट रीवस्कुलराइजेशन, यानी कि जो कोई भी हम एक्सटर्नल थेरेपी से उस थ्रोम्बस को रिमूव करें और रिवस्कुलराइजेशन यानी कि ब्लड फ्लो दोबारा से प्रॉपर हो सके, टू प्रिवेंट गैंग्रीन, एम्पुटेशन, एम्पुटेशन यानी कि उस पार्ट को काटने की स्थिति ना आ जाए, है ना, एम्पुटेशन को प्रिवेंट करना, एंड सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना। अब हम देखते हैं कि इसकी स्टेजिंग कैसे करते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज की। तो उसके लिए कुछ क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। फर्स्ट इज फोंटेन क्लासिफिकेशन,
फोंटेन क्लासिफिकेशन में क्या होगा, ए क्लिनिकल स्टेजिंग सिस्टम यूज टू डिस्क्राइब द सीवियरिटी एंड प्रोग्रेशन ऑफ पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एक्सटेंड ऑफ लिम्फ इस्चेमिक सिम्टम्स। अब इसमें कुछ स्टेज दी गई हैं, जैसे कि स्टेज 1, अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तो वो किस में आएगा, स्टेज 1 में। स्टेज सेकंड ए में अगर माइल्ड क्लोडिकेशन हो रहा है, स्टेज सेकंड बी में सीवियर क्लोडिकेशन है, स्टेज थर्ड में रेस्ट पे पेन हो रहा है, और स्टेज फोर्थ में अल्सर्स या गैंग्रीन है। इसके अकॉर्डिंग हम फोंटेन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्टेजिंग ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रदरफोर्ड क्लासिफिकेशन। रदरफोर्ड क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में कैटेगराइजेशन किया गया है। ये क्या है, क्लिनिकल ग्रेडिंग सिस्टम है दैट कैटेगराइज पेरिफेरल आर्टरी डिजीज बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ इस्चेमिक सिम्टम्स एंड लिम्फ थ्रेट एंड इज यूजफुल फॉर गाइडिंग मैनेजमेंट एंड प्रोग्नोसिस। हम मैनेजमेंट और प्रोग्नोसिस इससे कैसे देखेंगे कि पहले पेशेंट इस ग्रेड पे था, ट्रीटमेंट के बाद इस ग्रेड पे आया है तो कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, या फिर किस ग्रेड पे है तो प्रोग्नोसिस कैसा है, ठीक हो सकता है नहीं हो सकता, ये सब हम इस क्लासिफिकेशन से डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रेड 0 में कैटेगरी भी 0, दैट इज पेशेंट एसिम्टोमेटिक। ग्रेड 1 में 1 to 3 कैटेगरीज हैं। ग्रेड 1 किसको डिनोट करेगा, क्लोडिकेशन को। अब इसमें 1 to 3 कैटेगरीज हैं। 1 कैटेगरी कब होगी, जब माइल्ड क्लोडिकेशन होगा। 2 कैटेगरी कब होगी, जब मॉडरेट क्लोडिकेशन होगा। 3 कैटेगरी कब होगी, जब सीवियर क्लोडिकेशन होगा। अब ग्रेड सेकंड में क्या होगा, 4th कैटेगरी है, दैट इज इस्चेमिक रेस्ट पेन। रेस्ट पे भी इस्चेमिक पेन हो रहा है। ग्रेड थर्ड में क्या है, 5 and 6 कैटेगरी है, टिश्यू लॉस को ये शो करेंगी। 5 में क्या होगा, माइनर टिश्यू लॉस होगा, नॉन हीलिंग अल्सर की फॉर्मेशन हुई। और 6 में क्या होगा, मेजर टिश्यू लॉस होगा, दैट इज गैंग्रीन की फॉर्मेशन। तो ये क्या है, रदरफोर्ड क्लासिफिकेशन है। अब हम फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। इंस्पेक्शन, सबसे पहले इंस्पेक्शन यानी कि देख के हमें क्या दिखाई देगा, जब हम देखेंगे जो पर्टिकुलर लिम्फ के इन्वॉल्वमेंट है उसमें देखने से क्या मिलेगा, थिन होगी स्किन, शाइनी स्किन होगी, लॉस ऑफ हेयर, वहाँ का जो हेयर होगा वो लॉस होगा। डिपेंडेंट रूबर की कंडीशन होगी। डिपेंडेंट रूबर या इसको सनसेट फुट साइन भी बोलते हैं, कि जब जो लिम्ब है उसको एलिवेट करेंगे तो पैलर प्रोड्यूस होगा, और जब जो उसको जो है वो करेंगे, जो एलिवेट किया था उसको दोबारा से डाउन करेंगे तो रेड या पर्पल कलर होगा व्हेन द लिम्ब इज अलाउड टू हैंग डाउन। और क्या हो सकता है, ये तो डिपेंडेंट रूबर हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, अल्सर्स की फॉर्मेशन हो सकती है, या गैंग्रीन हो सकता है टोज एंड हिल्स, जैसा कि इमेज में शो किया गया है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन यानी इंस्पेक्शन पे हमें जो चीज़ें दिखाई देंगी। इंस्पेक्शन के बाद क्या आता है, पाल्पेशन। पाल्पेशन में क्या होगा, कोल्ड एक्सट्रीमिटी होंगी, क्योंकि वहाँ का आर्टीरियल ब्लड फ्लो कम हो गया है, वारम ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे रीच नहीं कर पा रहा है एडिकेट अमाउंट में, जिसकी वजह से जो स्किन है वो क्या होगी, कोल्ड फील होगी, स्पेशली डिजिटल पार्ट लाइक टोज। रिड्यूस्ड और एब्सेंट पल्सेस, एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग हुई है या फिर अक्लूजन हुआ है आर्टरीज का, जिसकी वजह से जो पल्स वेव है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी डिस्टल टू द लेजन, लीडिंग टू वीक और नॉन पाल्पेबल पल्सेस। डोर्सैलिस पेडिस और डोर्सैलिस टिबियल, यानी कि जहाँ पे जो एक नैरोइंग हुई थी, अक्लूजन हुई थी, तो उससे आगे जो पल्स वेव है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। तो जब हम पल्स फील करेंगे या तो रिड्यूस्ड मिलेगी या एब्सेंट पल्स मिलेगी। नेक्स्ट इज डिलेड कैपिलरी रिफिल। इम्पेयर्ड आर्टेरियल इनफ्लो स्लो करेगा जो रीफिल है कैपिलरीज का आफ्टर ब्लांचिंग। ब्लांचिंग कैसे करते हैं, जब हम फिंगर्स से या फिर जो ग्लास स्लाइड है उससे प्रेशर अप्लाई करते हैं कुछ टाइम के लिए, और फिर उसको हम प्रेशर को रिलीज करते हैं, तो कैपिलरी क्या करती है, रिफिल करती है। अगर रिफिल टाइम 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करेगा पुअर पेरिफेरल परफ्यूजन, यानी कि जो प्रेस करके रखा और जब प्रेशर हटाया तो वो 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रही है कैपिलरी रिफिल करने में, तो वो क्या होगा, पुअर परफ्यूजन होगा। नेक्स्ट इज एसिमेट्री बिटवीन लिम्स। अब यहाँ पे क्या है,
जरूरी तो नहीं कि जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है वो जिस आर्टरी में हुई है वो दोनों तरफ की आर्टरीज में हो, क्योंकि ओक्लूजन किसी एक में भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एसिमेट्री मिलेगी। वन लिम्ब में फील कोल्डर और हैव वीकर पल्स देन अदर, सजेस्टिंग यूनिलेटरल एट्रियल ऑब्स्ट्रक्शन। मोस्टली पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज में कहीं की आर्टरी इन्वॉल्व होती है, तो जरूरी नहीं कि सिमेट्रिकल लिम्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है सिमेट्रिकल भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट हो। मोस्टली एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज डिमिनिश्ड पल्स वॉल्यूम। जो पल्स है वो थ्रेडी और फीबल फील होगी ड्यू टू रिड्यूस्ड स्ट्रोक वॉल्यूम रीचिंग द पेरिफेरी। अब ब्रूट्स की फॉर्मेशन होती है। ब्रूट्स क्या होते हैं, हार्श वूजिंग साउंड होती है हर्ड ओवर एन आर्टरी ड्यू टू टर्बुलेंट ब्लड फ्लो कोज्ड बाय पार्शियल आर्टेरियल नैरोइंग। जब कोई भी आर्टरी का स्टीनोसिस हो जाता है या आर्टरी नैरो हो जाती है, तब उसमें से ब्लड फ्लो जब करता है तो एक टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होने की वजह से एक हार्श या वूजिंग साउंड सुनाई देती है, जिसे हम ब्रूट कहते हैं। तो इलियक आर्टरी ब्रूट हो सकती है, फेमोरल आर्टरी ब्रूट हो सकती है। और ब्रूट क्या शो करेंगी, लाउड ब्रूट होगी तो मॉडरेट स्टीनोसिस है, और अब एब्सेंट ब्रूट होगी तो नॉर्मल आर्टरी भी हो सकती है, या फिर कंप्लीट एक्लूजन भी हो सकता है कि ब्लड फ्लो जो है वो उधर से फ्लो होता पता ही नहीं लग रहा है, ब्रूट आ ही नहीं रही है। यूनिलेटरल या बायलेटरल ब्रूट्स भी हो सकती हैं। यूनिलेटरल ब्रूट होगी तो क्या शो करेगी, लोकलाइज्ड आर्टीरियल लेजन को शो करेगी, और बायलेटरल होगी तो डिफ्यूज सिस्टमिक एथेरोस्क्लेरोटिक को। ऑस्कल्टेट करके हम ये सुनेंगे। तो ब्रूट क्या हेल्प करेगी, लोकलाइज करेगी लेवल ऑफ आर्टीरियल डिजीज। मतलब जहाँ पे ब्रूट होगी तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इलियक आर्टरी ब्रूट है, फेमोरल आर्टरी ब्रूट है, किस आर्टरी की ब्रूट सुनाई दे रही है, तो कौन से लेवल पे जो है ब्लॉकेज है। सीवियरिटी को डिसाइड कर सकते हैं, सपोर्ट डायग्नोसिस कर सकते हैं। दो एब्सेंस ऑफ ब्रूट डज नॉट एक्सक्लूड सीवियर इस्चीमिया। एब्सेंस नॉर्मल भी हो सकती है और कंप्लीट एक्लूजन में भी हो सकती है। अब एक स्पेशल टेस्ट है जिसको कहते हैं बर्गर्स टेस्ट। ये क्या है, पेलर ऑन एलिवेशन एंड रूबर ऑन डिपेंडेंसी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लाई करेगा, उसकी जो लेग हैं वो एलिवेट करेंगे, बोथ लेग टू अबाउट 45 डिग्री फॉर 1 to 2 मिनट। लेस देन 20 डिग्री पेलर अपीयर, सीवियर इस्चीमिया। और उसकी जो सोल्स हैं उनको देखना है पेलर के लिए। अर्लियर पेलर है तो मोर सीवियर इस्चीमिया होगा। आस्क द पेशेंट टू सिट अप एंड हैंग लेग्स डाउन ओवर द एज। पेशेंट को बिठा के पाँव नीचे लटका के बिठाना है, और फिर जो कलर रिटर्न है उसको ऑब्जर्व करना है। अगर जो कलर रिटर्न है वो ग्रेटर देन 20 to 30 सेकेंड है तो एबनॉर्मल है, 30 to 60 सेकेंड है तो सीवियर एस्चीमिया बताएगा। एंड डिपेंडेंट रूबर डस्की रेड। जो पॉजिटिव टेस्ट होगा यानी कि पेलर ऑन एलिवेशन एंड रेड या डिस्कलरेशन ऑन डिपेंडेंसी, तो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है। मतलब हम इसको बिठा के भी पेशेंट के लेग एलिवेट कर सकते हैं, लिटा के भी कर सकते हैं, दोनों कंडीशंस में देखेंगे। और जो रेड डिस्कलरेशन है जब वो आने का टाइम है वो भी हम नोट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा होगा उतना सीवियर इस्चीमिया होगा। और ये पॉजिटिव टेस्ट कब माना जाएगा, जब पेलर होगा एलिवेशन पे और रेड डिस्कलरेशन होगा डिपेंडेंसी पे, जब नीचे वापस आएंगे तब। तो उसको हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज प्रेजेंट। अब यहाँ पे हम दो टाइप के अल्सर्स देखेंगे, आर्टेरियल अल्सर और वेनस अल्सर। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है तो ब्लड वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, वहाँ पे आर्टरी भी इन्वॉल्व हो सकती है और वेन्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। आर्टरी क्या सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टेरियल अल्सर में क्या होगा, ये मोस्टली प्रेशर पॉइंट्स पे डेवलप होंगे जहाँ पे पुअर ब्लड सप्लाई होगी, जैसे कि टिप ऑफ टोज, हील्स, लेटरल मेलियोलस एंड डोर्सम ऑफ द फुट। ये जो एरिया हैं ये हार्ट से दूर होते हैं, तो इसीलिए इस्चीमिया यहाँ पे पहले अपीयर होता है। जो अल्सर्स होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे, शार्पली डिमार्केटेड होंगे, मतलब उनकी जो डिमार्केशन है वो हमें अच्छे से शो होगी। पंच्ड आउट मार्जिन होंगे, क्यों, क्योंकि टिश्यू नेक्रोसिस होगा इनएडिक्वेट आर्टीरियल ब्लड फ्लो की वजह से। जो फ्लोर होगा अल्सर का वो पेल होगा, ड्राई होगा, नेक्रोटिक होगा विद ब्लैक स्कार बिकॉज ऑफ सीवियर इस्चीमिया एंड एब्सेंस ऑफ हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू। अल्सर वेरी पेनफुल होंगे, क्यों, पेन इंक्रीज होगा, नाइट में पेनफुल होंगे क्योंकि इस्चीमिया डेवलप हो रहा है। आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और
जो है परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। Pain increase at night and on elevation due to ischemia of nerves, muscles and is relieved on dependency. Peripheral pulses distal to the ulcers are absent or feeble, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे occlusion है उससे आगे जो पल्स वेव का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, तो हम पालपेट करके देखेंगे पल्स क्या मिलेगी, एब्सेंट मिलेगी या फीबल मिलेगी। सराउंडिंग स्किन कोल्ड होगी, शाइनी होगी, हेयरलेस होगी, थिन होगी एंड एट्रोफिक विद ब्रिटल नेल्स, नेल्स भी ब्रिटल होंगे। ब्लीडिंग ऑन टच इज मिनिमल ड्यू टू पुअर परफ्यूजन, वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होगी टच पे क्योंकि परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट इज वीनस अल्सर। ये कॉमनली मीडियल मेलियोलस और लोअर थर्ड ऑफ लेग वहाँ पे अपीयर होते हैं जहाँ पे वेनस प्रेशर हाईएस्ट होता है, क्योंकि ये वेनस अल्सर्स हैं। वेनस जो सप्लाई है उसमें हैम्पर होने की वजह से होते हैं। अल्सर मार्जिन इरेगुलर होंगे, स्लोपिंग होंगे ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू ब्रेकडाउन रादर देन इस्चीमिया। यहाँ पे इस्चीमिया नहीं होके जो टिश्यू है वहाँ की इन्फ्लामेशन या ब्रेकडाउन होगा। फ्लोरिन का रेड होगा, ग्रेनुलेटिंग होगा एंड मॉइस्ट होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई वहाँ पे आर्टीरियल ब्लड सप्लाई तो इस एरिया में हो ही रही है, इसीलिए फ्लोर कैसा होगा, रेड होगा, बजाय कि आर्टीरियल में पेल था क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्लो नहीं हो रहा था। वेनस अल्सर में क्या होगा, फ्लोर रेड होगा, ग्रेनुलेटिंग होगा, मॉइस्ट होगा, ऑफन कवर्ड विद येलो स्लफ बिकॉज ब्लड सप्लाई इज रिलेटिवली प्रिजर्व। पेन माइल्ड टू मॉडरेट होगा, पेन रिड्यूस होगा एलिवेशन ऑफ द लिम एंड इंक्रीज होगा डिपेंडेंसी पे। पेरिफेरल पल्स यूजुअली प्रेजेंट होंगी क्योंकि आर्टीरियल सर्कुलेशन तो वहाँ पे इंटेक्ट है, यहाँ पे वीनस सर्कुलेशन इंटेक्ट नहीं है। सराउंडिंग स्किन एडिमा होगा, हाइपर पिगमेंटेशन होगी, वीनस एक्जिमा हो सकता है एंड मे बी वार्म। अल्सर ब्लीड्स इजीली ऑन टच ड्यू टू कंजेशन। यहाँ पे अल्सर ब्लीड करेंगे बल्कि आर्टीरियल अल्सर ब्लीड नहीं कर रहे थे। शॉर्ट में हम डिफरेंस देखते हैं। पेन किस में ज़्यादा होगा, आर्टीरियल अल्सर में। साइड आर्टीरियल अल्सर प्रेशर पॉइंट्स पे, टोज, फुट पे होगी। वेनस अल्सर मोस्टली मीडियल मेलियोलस पे होंगे। पल्स आर्टीरियल अल्सर में एब्सेंट होंगी, वीनस में प्रेजेंट होंगी। स्किन आर्टीरियल में कोल्ड शाइनी और वीनस में पिगमेंटेड या एडिमेटस स्किन होगी। आज की इस वीडियो में हमने जो पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है उसका इंट्रोडक्शन, उसके कोजेज, पैथोफिजियोलॉजी और उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसी होती है वो हमने इसमें कवर किया है, और कौन कौन से क्लासिफिकेशंस को हम यूज कर सकते हैं जिससे हम जो है उसकी स्टेजिंग कर सकें, उसका प्रोग्नोसिस देख सकें कि पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है वो उसका प्रोग्नोसिस कैसा है। ये सब हम यहाँ पे इस वीडियो को पढ़ने के बाद डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।